मित्रों नमस्कार। सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शास्त्राध्ययन प्रकल्प में हम विगत कुछ दिनों से लघु सिद्धांत कौमुदी का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। यह आज छठी कक्षा है, जिसमें हम कल की कक्षा में यण संधि के विषय में चर्चा किए हैं। उसमें कुछ विषय अवशेष हैं, जैसे कि हमने कल की कक्षा में केवल शुद्ध्युपास्य इस प्रयोग का अध्ययन किया। यह प्रयोग किस रूप में सिद्ध होता है, इसमें किन किन सूत्रों की प्रवृत्ति होती है, उसके विषय में हमने पढ़ा। आज हम यण संधि के ही अन्य उदाहरण जैसे मध्वरी, धात्रंश, लाकृति, इनके विषय में चर्चा करेंगे। मधु प्लस अरि। मधु अरि ऐसी स्थिति में सबसे पहले परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा वर्णों की अत्यंत सामीप्यता होने के चलते संहिता संज्ञा हो गई। तो संहिता संज्ञा होने के बाद सूत्र लगा इको यणचि। जैसा कि हमने कहा, इकः यह षष्ठ्यंत है, यण यह प्रथमांत है, अचि यह सप्तम्यंत है। तो इकः यह उद्देश्यवाचक पद है जिसके स्थान में हम आदेश करने वाले हैं। यण यह प्रथमांत विधेय पद है, अचि यह सप्तम्यंत पद है। तो इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। मधु अरि में इक है मधु का उकार, उसके स्थान में यणादेश होगा अस प्रत्यार के पर में होने पर। अस प्रत्यार पर में है अरि का आकार। यहाँ पे शुद्ध्युपास्य जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि शुद्ध्युपास्य जो प्रयोग था उसमें सुधि प्लस उपास्य, जब हम संधि विच्छेद करते हैं सुधि प्लस उपास्य, ऐसी स्थिति में एक प्रत्याहार में पठित वर्ण अधिक थे, जैसे सु का उकार, धी का इकार, उपास्य का उकार। परंतु मधु अरि में वैसी स्थिति नहीं है। इक केवल एक ही है, मधु का उकार, उससे अस प्रत्याहार पर में होने पर। तो अस प्रत्याहार पर में है अरि का आकार। यद्यपि अरि में जो री है, री के बाद भी री में जो ई है वह भी एक प्रत्याहार में आता है, लेकिन उससे पर में अस प्रत्याहार न होने के चलते उसमें यण का संदेह नहीं करना चाहिए। अब हम जब मधु अरि ऐसी स्थिति में हम लोग सूत्र लगाएंगे स्थानेन्तरतम। कारण यह है, सुधि प्लस उपास्य ऐसी स्थिति में अनेक इक हो रहे थे, उनके स्थान में कौन सा आदेश किया जाए यह निर्धारित नहीं हो पा रहा था। परंतु मधु अरि ऐसी स्थिति में एक ही इक है, उस इक के स्थान में यण यानी कि य व र ल इन आदेश का विधान करना है। तो स्थानीय एक हो गया, आदेश अनेक हो गए। इसलिए जब मधु के उकार के स्थान में यणादेश करने लगेंगे तो य व र ल इनमें से किसका विधान किया जाए। तो इसके लिए अब यहाँ पे तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच से अव्यवहित पूर्व में रहने वाले इक के स्थान में ही यणादेश प्राप्त हो रहा है। क्योंकि मधु प्लस अरि ऐसी स्थिति है, मधु अरि ऐसे में अरि का आकार अच है, उससे अव्यवहित पूर्व में मधु का उकार है, यानी कि बीच में किसी का व्यवधान नहीं है अच और इक के बीच में। इसलिए जब यणादेश करेंगे तो मधु के उकार के स्थान में य व र ल में से किसका विधान किया जाए। ऐसा अनियम होने पर नियमे नियमकारिणी परिभाषा सूत्र लगता है स्थानेन्तरतम। स्थानेन्तरतम सूत्र का अर्थ है प्रसंगे सति सदृशतमः आदेश स्यात्, यानी कि प्रसंग होने पर, प्राप्ति होने पर जो सदृशतम होता है उसी आदेश का विधान किया जाता है। तो हम देखते हैं, कल भी जैसे हमने पढ़ा कि सादृश्य अर्थात समानता चार चीज़ों से देखी जाती है, स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण। तो यहाँ हम सबसे पहले स्थान को देखेंगे। स्थान अर्थात जो वर्णों के उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंता इत्यादि। जब हम स्थान को देखने जाते हैं तो मधु में जो उकार है, मधु प्लस अरि ऐसी स्थिति है, तो मधु का जो उकार है उस उकार का स्थान है ओष्ठ स्थान। ओष्ठ स्थान में मिलने वाला
यण यानी कि य, व, र और ल, इनमें से कौन सा आदेश किया जाए। तो देखते हैं, य आदेश नहीं हो सकता क्योंकि य का तालु स्थान है। वो आदेश जिसका वकार का दंत और ओष्ठ स्थान होता है, र का मूर्धा स्थान, ल का दंत स्थान। तो य नहीं रहा, र नहीं रहा, ल नहीं रहा। तो हम लोग दंतस्थ स्थानों से ओष्ठ स्थान में यत्किंचित स्थान साम्य तुल्य, तो वस्तुतः देखा जाए तो वकार का भी पूर्णतः ओष्ठ स्थान नहीं होता है, क्योंकि वकारस्य दंतोष्टम ऐसी प्रतिज्ञा हमने पहले ही की है। जब मधु के उकार के स्थान में आदेश करेंगे तो वकार आदेश ही होगा, क्योंकि वकार में ही विधान की योग्यता है। कारण क्योंकि यह वकार का स्थान होता है दंत और ओष्ठ, भले ही पूर्णतः ओष्ठ स्थान नहीं है, फिर भी विधान वकार का ही किया जाएगा, क्योंकि इसके प्रसंग में बहुत सारी लंबी व्याख्या हो सकती है। यत्किंचित स्थान साम्य तुल्यत्व, यावत आस्य भव स्थान साम्य तुल्यत्व, ये चर्चा के विषय हैं, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में अधिक विषय हो जाएगा, इसलिए इस विषय को हम यहाँ छोड़ते हैं। तो मधु के उकार के स्थान में जब यणादेश करेंगे तो स्थिति बनेगी म ध व अरि, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मधव हरि इति जाते। अब इसके बाद सूत्र लगेगा पूर्ववत अनचिचा। जब स्थिति बनी अनचिचा की, तब प्रसंग में स्थिति है मधव अरि। मधव अरि ऐसी स्थिति में सूत्र लगा अनचिचा अचह परस्य, अच प्रत्याहार से, परस्य यरह, अच प्रत्याहार से पर में रहने वाला जो यर प्रत्याहार, उसको द्वित्व विकल्प से विधान किया जाता है, परंतु यर प्रत्याहार से पर में अच प्रत्याहार नहीं होना चाहिए। तो अच हुआ म का आकार, म में जो अ है वह हुआ अच, इससे पर में रहने वाला यर प्रत्याहार हुआ धकार, उस धकार के स्थान में द्वित्व होगा, उससे पर में अच प्रत्याहार नहीं होना चाहिए। तो बीच में वकार का व्यवधान है, इसलिए अच प्रत्याहार पर में नहीं है, जिसके चलते ध का द्वित्व हुआ। जब ध को द्वित्व विधान करेंगे तो यहाँ पे लिखा है इति धकारस्य द्वित्वेन म ध ध व अरि इति जाते, यानी कि म ध ध व ऐसी स्थिति बनी। तो होने के बाद जब म ध ध व बना, उसके बाद सूत्र लगा झलाम जस जसी। झलाम यानी कि झल के स्थान में जस अर्थात जस आदेश होता है, जसी यानी कि जस प्रत्याहार पर में होने पर, कि जल प्रत्याहार में आते झ घड़ ध जव गड़ द ख फ छ ठ थ छ ठ त क प स स स ह, और जस प्रत्याहार में आते हैं जव गड़ द, जस यानी कि झव घड़ द जव गड़ द के पर में होने पर, यानी कि झवय से लेकर के हल तक जितने भी सूत्र हैं उनके मध्य में पड़े हुए जो वर्ण हैं, उन वर्णों के स्थान में हमको जस आदेश करना है, यानी कि जव गड़ द आदेश करना है जस प्रत्याहार के पर में होने पर। जब म ध ध व अरि, म ध ध व अरि ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में अब जस तो किसको किया जाए, तो यहाँ पे ध्यान देना है, झल प्रत्याहार में व ध भी आता है प्लस ध भी आता है, परंतु पूर्व वाले ध के स्थान में ही जस्तो होगा। कारण क्योंकि अगर पर वाले के स्थान में हम जस्तो करने चलेंगे तो उससे पर में झस प्रत्याहार नहीं है, क्योंकि वह जस प्रत्याहार में नहीं आता है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम पहले वाले ध के स्थान में ही आदेश करते हैं, जिसके चलते अब स्थिति बन गई म द ध व अरि। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, दकार के स्थान में जब जस आदेश करेंगे तो दकार आदेश ही क्यों करें, क्योंकि जस प्रत्याहार में तो जव गड़ द ये 5 वर्ण आते हैं, तो यहाँ पे स्थानांतरतम सूत्र को लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि दकार के स्थान में आदेश प्राप्त हुए जव गड़ द, तो ज विधान नहीं कर सकते, ब विधान नहीं कर सकते, ग नहीं कर सकते, ड नहीं कर सकते, केवल द ही करेंगे, क्योंकि द का स्थान दंत स्थान है, दंत स्थान वाला वर्ण केवल द है। अन्यत्र जकार का तालु स्थान, वकार का ओष्ठ स्थान, गकार का कंठ स्थान, डकार का मूर्ध स्थान, इसलिए हम धकार के स्थान में धकार आदेश करते हैं। जिस मध धव अरि बन गया, ऐसी स्थिति में मध धव, तो यहाँ पे द ध व, इन ये जो व्यंजन वर्ण है, इन व्यंजन वर्णों की परस्पर में संयोग संज्ञा होगी, क्योंकि संयोग संज्ञा की लिए स्थिति है व्यंजन वर्ण के बीच में किसी अज वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, व्यंजन वर्ण के बीच में कोई अज वर्ण मध्य में नहीं आना चाहिए। तो द ध व इन तीनों वर्ण के बीच में, वर्णों के बीच में
हस प्रत्याहार वाला वर्ण नहीं है, इसलिए द ध व इन 3 वर्णों की संयोग संज्ञा हो गई। तो संयोग संज्ञा का फल क्या है, लाभ क्या है संयोग संज्ञा का? तो इसके लिए संयोग को उद्देश्य करके विधान करने वाला सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः, यह संयोगांतस्य षष्ठ्यंत पद है और लोपः यह प्रथमांत पद है, यानी कि संयोगांत का लोप होता है। तो इसलिए इन्होंने वृत्ति में भी लिखा है संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः। जब हमने जस्तो आदेश करने के बाद मद धव अरि बनाया, यहाँ पे संयोगांत पद हुआ मद धव संयोगांत, क्योंकि मधुअरी था, मधु पहले पद था, तो उसके स्थान में अगर हमने मद धव आदेश किया तो यह भी पद ही होगा, क्योंकि जिसके स्थान में आदेश किया जाएगा हानि के धर्मों को लाया जाता है। तो मधु जैसे पद था उसी प्रकार से मद धव यह भी पद है। तो संयोगांत पद हुआ मद धव। तदंत से, यानी कि तदंत शब्द के 2 प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। तद अंते यस्य, अर्थात संयोग है अंतिम में जिसके, ऐसा भी हो सकता है, अथवा तस्य अंतस्य लोप। तो हम यहाँ तदंतस्य में वह संयोग है अंतिम में जिसके ऐसा अर्थ करेंगे। अगर तदंतस्य से हम लोग तस्य अंत्यस्य लोप, यानी कि संयोगांत जो पद हुआ उसका अंत्य का लोप करेंगे तो सीधे ही वकार का लोप प्राप्त रहेगा। फिर अलोन्तस्य क्या नियम करेगा? इसी संदेह के प्रसंग में कदाचित हम लोग बोलते भी हैं व्याख्यान के प्रसंग में कि संयोगांतस्य लोप में जो तदंतस्य ऐसा अर्थ लिखा है यह वस्तुतः अलोन्तस्य का फलितार्थ कथन है। फिर भी हमको सामान्य प्रक्रिया को समझने के लिए तदंतस्य का अर्थ हम लोग संयोगांतस्य पदस्य ऐसा करेंगे, जिसके चलते मद धव ये सारे वर्णों का लोप प्राप्त हुआ, यानी कि समग्र पद का लोप प्राप्त हुआ। इसके बाद सूत्र लगा अलोन्त्यस्य, क्योंकि अगर हम लोग समग्र पद का ही लोप कर देंगे तो फिर यणादेश दित्तो फिर जस्तो इत्यादि करना व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए पुनः एक अनियम में नियम करने वाली परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति हुई अलोन्त्यस्य। षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह आदेश स्यात्, यानी कि षष्ठंत पद के निर्देश से विधान किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य अंत्य अल के स्थान में होता है। तो षष्ठंत पद हुआ संयोगांतस्य लोपः, इस सूत्र में संयोगांतस्य, इस संयोगांतस्य के द्वारा निर्दिष्ट कार्य हुआ मद धव समग्र पद का लोप। वह अंत्यस्य अलह आदेश स्यात्, वह आदेश अंत्य के अल के स्थान में जानना चाहिए। तो मद धव में अंत्य अल है वकार, इसलिए जो संयोगांतस्य लोप सूत्र के द्वारा मद धव समग्र पद का लोप प्राप्त था उसको अलोन्त्यस्य ने अंत्य बकार के स्थान में ही विधान कर दिया। तो अब समग्र पद का लोप प्राप्त नहीं, केवल वकार का लोप प्राप्त है। फिर अब ये लोप ही प्राप्त है, ये जो है शुद्धिपास्य के लिए। अब यहाँ पे हम लोग मध्वरी के लिए वलोप ही प्राप्त है ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि वलोप की प्राप्ति होने पर। मदधव में वकार है, तो अगर उकार के स्थान में हमने वकार आदेश किया, वकार आदेश करके अगर हम उसको लोप ही करेंगे तो विधान ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसको निषेध करने के लिए वार्तिककार ने एक वार्तिक पढ़ा यण प्रतिषेधो वाच्य, यानी कि यण प्रत्याहार में पड़े हुए जो वर्ण हैं उन वर्णों का प्रतिषेध होता है ऐसा कहना चाहिए। तो प्रतिषेध यानी कि जो प्राप्त विधि है उसी का ही प्रतिषेध होता है, क्योंकि हम लोग बोलते भी हैं कि प्राप्तो सत्यम निषेध, जिसकी प्राप्ति होती है उसी का ही निषेध होता है, प्राप्त होने पर भी निषेध होगा। अब जिसका प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध कैसे होगा? तो प्रसंग में अलोन्त्यस्य सूत्र के द्वारा यहाँ पे वकार का लोप प्राप्त है, उसको निषेध करने के लिए वार्तिक लगा यण प्रतिषेधो वाच्य। यण अर्थात यण प्रत्याहार का प्रतिषेधो वाच्य लोप का निषेध होता है ऐसा कहना चाहिए। इस अर्थ वाले वार्तिक के द्वारा वकार का जो लोप प्राप्त था उस वकार के लोप को हमने निषेध कर दिया। अब स्थिति क्या हो गई? बना पूर्णतः मद ध्वरि ऐसा प्रयोग बना, क्योंकि मदधव अरि था। ऐसी स्थिति में वह को ले जाके अरि में जोड़ दिए, ध को फिर वरी में, द को फिर जो है वरी में, यानी कि अज्ना वर्णः परम धावन्ति, एक सामान्य लौकिक नियम के हिसाब से मध्वरी ऐसा प्रयोग बना। फिर पुनः इसको एक बार आवृत्ति करते हैं। सबसे पहले स्थिति में मधुवरी स्थिति थी, इसमें सबसे पहले हमने परसन्निकर्ष संहिता के द्वारा संहिता संज्ञा की। उसके बाद इको एणचि से स्थानांतरतम सूत्र के सहयोग से स्थान को मिला करके हमने जब उकार के स्थान में एणादेश किया तब मधव अरि द्वितीय स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति में पुनः हमने दित्तो किया तो मद ध
य लिखा है यहाँ पे, ये गलत है। म द ध व अरी ऐसा बना। फिर चौथी स्थिति में म द ध व अरी बना, सम्मिलन करने पर मध्वरी। अब यहाँ पे पूर्ववत है, जैसे हमने शुद्धिउपास्य में बताया था उसी तरह से अनचिच सूत्र के द्वारा, अनचिच जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा द्वित्व का विकल्प से विधान किया था। जब द्वित्व विकल्प से नहीं होगा, अभाव पक्ष में केवल एक ही धकार सुनाई देगा, जिसके चलते मध्वरी, यानी कि दो रूप बने इसमें। यण संधि के प्रसंग में एक द्वित्व वाला रूप, दूसरा द्वित्व अभाव वाला रूप, द्वित्व के अभाव वाला रूप, द्वित्व अभाव वाला रूप। द्वित्व वाला पहला रूप हो गया, दूसरा रूप हुआ द्वित्व अभाव वाला रूप। मध्वरी इस प्रयोग को साधने के बाद हम फिर तृतीय उदाहरण में चलेंगे, धात्रंश, यानी कि धात्री प्लस अंश। धात्री अंश है, इसी स्थिति में धात्री अंश वर्णों के परस्पर में समीप में उच्चारण करने के चलते धात्री अंश इन दोनों की समिता संज्ञा हुई, क्योंकि परस्पर में समीप होने पर वर्णों की सामीप्यता में परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा समिता संज्ञा होती है। इसके बाद सूत्र लगा इको एणचि, इक स्थान है, इक के स्थान में इक है धात्री का रिकार, उसके स्थान में यण यानी कि यणादेश होता है। अचि संहितायाम विषय, अच प्रत्याहार पर में होने पर अच प्रत्याहार पर में अंश है और संहिता का विषय है। संहिता का विषय इसलिए है क्योंकि धात्री अंश इन दोनों वर्णों का हमने, इन दोनों पदों का हमने अत्यंत सामीप्यता में उच्चारण किया है। ये नहीं कि हमने धात्री उच्चारण पहले किया, उसके 10-15 मिनट के बाद अंश का उच्चारण किया। हमने धात्री इस शब्द को उच्चारण करते ही तुरंत झटी दी अंश इस शब्द का उच्चारण किया, इसलिए धात्री अंश यहाँ पे संहिता का विषय, इसलिए धात्री के रिकार के स्थान में हम यणादेश करने चलेंगे। तो यणादेश यानी कि यवर अल में किसका विधान किया जाए, यह अनियम हुआ। अनियम में नियम करने वाली परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति होती है स्थानेंतरतम। अब यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है, यहाँ पे भी तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वज से इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अनेक इक नहीं है, जिसके चलते अच से अव्यवहित पूर्व में रहने वाला इक के स्थान में ही हम आदेश करें, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि स्थानीय वाला जो इक है वह इक एक ही है। तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वज से सूत्र की प्रवृत्ति जब नहीं हुई तब सूत्र लगा स्थानेंतरतम। तो स्थानेंतरतम सूत्र के हिसाब से धात्री का जो रिकार है उस रिकार का स्थान है मूर्धा स्थान। उस मूर्धा स्थान में प्रसंगे सति यानी कि रिकार से स्थान यणादेश यवरल इन चारों का प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश स्यात्, जो सदृशतम आदेश होता है वही आदेश किया जाएगा। तो सादृश्य समानता को देखने के लिए 4 चीज़ों की इन्होंने बताया, स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण के हिसाब से सबसे पहले स्थान में देखते हैं तो धात्री का जो रिकार है उस रिकार का स्थान मूर्धा स्थान है। जब मूर्धा स्थान वाले वर्ण के स्थान में हम आदेश करेंगे तो वह रकार होगा, यानी कि यण में जो र है वह होगा। कारण क्योंकि य का तालु स्थान वो आदेश नहीं हो सकता है, वह का दंतोष्ठ स्थान, र का मूर्धा स्थान और ल का दंत स्थान। तो इन 4 वर्णों में से य व ल छूट गए तो बचा केवल र, क्योंकि उसका मूर्धा स्थान है। तो मूर्धा स्थान होने के चलते धात्री के रिकार के स्थान में स्थानेंतरतम सूत्र को लगा करके आदेश करने पर उदाहरण बना धातर अंश। धातर अंश ऐसा बनने के बाद फिर पुनः सूत्र की प्रवृत्ति हुई अनचिच। अनचिच यानी कि अचह परस्य यरह द्वे वास्त न तो अचि। अच प्रत्याहार से पर में रहने वाले यर प्रत्याहार का द्वित्व होता है, उस यर प्रत्याहार से पर में अच प्रत्याहार न हो तो। जैसे धातर अंश में अच हुआ धा का आकार, उससे पर में रहने वाला यर प्रत्याहार हुआ तकार, उससे पर में अच प्रत्याहार नहीं, क्योंकि बीच में व्यवधान र का है, इसलिए द्वित्व होने पर धा त र अंश ऐसा बना। अब धाता तर अंश में यहाँ पे जलम जैसी सूत्र की भी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि जल प्रत्याहार तो है, धात का तकार है पुनः, इस सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होगी, क्योंकि झल होने पर भी उससे पर में झस प्रत्याहार नहीं है, क्योंकि रेफ तो झस में नहीं आता है, त भी झस में नहीं आता है, इसलिए जलम जैसी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है। धाता तर अंश ऐसी स्थिति में सूत्र लगा संयोगांत से लोप। संयोगांत से लोप जो सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से धाता तर पूरे संयोगांत पद का ही लोप प्राप्त हुआ, क्योंकि संयोगांत पद हो गया धाता तर, इसलिए उसी पद का लोप हो गया। ऐसा कहने से धाता तर
समग्र का लोप प्राप्त हुआ। इसके बाद उस लोप को रोकने के लिए सूत्र लगा अलुंत्यस्य, यानी कि षष्ठीर्निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। षष्ठ्यंत पद के निर्देश से, षष्ठ्यंत पद हुआ संयोगान्तस्य लोप है, इस सूत्र में संयोगान्तस्य, इसके द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य है यानी कि पदलोप कार्य, वह पदलोप पद को न हो करके अंत्य से अलह आदेश यानी अंत्य अल के स्थान में वह लोप प्राप्त रूपी जो आदेश है उसको विधान करना चाहिए। तो धाता तरह अंश में अंत्य अल हुआ रेफ, उसी रेफ के स्थान में लोप आदेश प्राप्त हुआ। उसको रोकने के लिए पुनः वार्तिक आया यण प्रतिषेधो वाच्य। यण प्रत्याहार का प्रतिषेध यानी कि लोप का निषेध होता है, ऐसा कहना चाहिए। धाता तरह अंश में रेफ जो है यण में आता है, क्योंकि यण के रूप में उसका विधान किया है हमने, तो अवश्य ही यण प्रत्याहार में आएगा। तो उससे उस रेफ के लोप का निषेध कर दिया इसने। जब निषेध करेगा तो बनेगा धा त त र अंश। इन सब को अगर मिला देंगे, रेफ को अ में मिला देंगे तो बन जाएगा धात्रंश। धात्रंश धात्रंश बनने के बाद हमने बीच में एक जगह अनचित सूत्र के द्वारा द्वित्व विकल्प से विधान किया था। जब द्वित्व विकल्प से नहीं करेंगे तो केवल ऐसा रूप बनेगा धात्रंश। इसको एक बार पुनः देखते हैं। धात्री अंश, ऐसी स्थिति में संहिता संज्ञा हो गई। पुनः धातर अंश, धातर अंश में इको एण से यणादेश हुआ स्थानांतरतम सूत्र के सहयोग से। पुनः अनचित सूत्र के द्वारा त को द्वित्व होने पर धाता तर अंश ऐसा बना। वर्ण सम्मिलन होने पर धात्रंश ऐसा बना। एक बार डबल तकार वाला रूप। जब अनचित सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि विकल्प मतलब एक बार होना एक बार न होना, तो एक बार जब हुआ तब डबल तकार सुनाई दिए, जब एक बार नहीं हुआ तो केवल एक तकारात्मक ही रूप बना, जिसके चलते धात्रंश और धात्रंश। इसके बाद अंतिम उदाहरण है री प्लस आकृति। री प्लस आकृति ऐसी स्थिति में इको एनर्जी सूत्र के द्वारा हमने री के रिकार के स्थान में, क्योंकि इक प्रत्याहार के अंतर्गत री भी आता है, ई उ रिल री, उसके स्थान में एणादेश होगा। अज पर में होने पर, अज प्रत्याहार में पर में है आकृति का आकार और संहिता का विषय भी है। अत्यंत समीप में उच्चारण करने के चलते पर सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा हो ही जाएगी, जिसके चलते संहिता का विषय भी है। तो री के रिकार के स्थान में कौन सा आदेश किया जाए? यह वरल चार आदेश प्राप्त हैं, तो इसके लिए अनियम होने पर सूत्र लग गया स्थानांतरतम। और यहाँ पे भी तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य की प्रसक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि री आकृति में केवल एक ही ईक है और अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान केवल री का रिकार है। उस रिकार के स्थान में आदेश करने के लिए अथवा उसको विधान करने के लिए तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य की आवश्यकता नहीं है। और स्थानांतरतम सूत्र के द्वारा प्रसंग होने पर, प्राप्ति होने पर सदृशतम आदेश ही होगा। तो री के रिकार के स्थान में प्राप्ति है, य व र ल चार वर्णों की प्राप्ति है। उनमें से किसका विधान किया जाए? जब स्थान देखते हैं उच्चारण स्थान, तो य का तालु स्थान है, व का दंतोष्ठ स्थान है, र का मूर्धा स्थान है, केवल बचा ल, क्योंकि ल का स्थान दंता है। री का स्थान भी दंता है और ल का स्थान भी दंता है, इसलिए री के स्थान में ल आदेश हुआ, जिसके चलते ल आकृति बना। ल आकृति बनने के बाद ल जा करके आकृति में मिला लाकृति ही। और ध्यान देने की बात यहाँ है, यहाँ इसके बाद वाले सूत्र नहीं लगेंगे, क्योंकि अनचित लगने के लिए भी अस प्रत्याहार से पर में यर प्रत्याहार होना चाहिए। तो यहाँ पे ल आकृति करने के बाद अस प्रत्याहार है ही नहीं, उसके बाद में यर प्रत्याहार की कथा तो दूर की बात है, इसलिए आगे वाले कोई भी सूत्र इसमें नहीं लगेंगे। इसके चलते लाकृति ही यह प्रयोग सिद्ध होगा। इसलिए हमने भी यहाँ पे लिखा है री आकृति ऐसी स्थिति में संहिता संज्ञा वाला प्रकरण हो गया। संहिता संज्ञा के बाद ल आकृति बना, यणादेश हुआ। यणादेश के बाद पुनः वर्ण सम्मेलन होने पर रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार से यण संधि को हम समझ सकते हैं। तो ये तो केवल मूल बातें हुई। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे यदि प्लस अपि। यदि अपि में भी यणादेश होने पर यद्यपि ऐसा बनता है, क्योंकि ई के स्थान में यह आदेश हुआ। भानु प्लस अत्र, यहाँ पे भी ऊ के स्थान में यणादेश होने पर भान्वत्र
ऐसा प्रयोग बनता है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो खुद ब खुद देख करके समझना चाहिए। अनुसंधि के विषय में अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप अवश्य ही कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कक्षा को हम यण संधि की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगामी कक्षा में पुनः हम अयादि संधि को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।